स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। कहते हैं युद्ध में जाने से पहले अगर रणभूमि की सही समझ और सही ज्ञान हो तो युद्ध जीतने में काफी आसानी मिलती है। क्रिकेट का अगर बड़ा मैच है, अगर हमें पिच की सही नॉलेज है तो उस मैच को भी अपने हिसाब से मैनूवर करने में हमें काफी सहायता मिलती है। यूपीएससी का एग्जाम भी किसी युद्ध और किसी क्रिकेट मैच की तरह ही है। हालांकि यूपीएससी को अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन जरूर कहा जाता है, लेकिन फिर भी एक स्ट्रैटेजिकली एनालिसिस इसका करते हुए हम कुछ हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम में किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, किन डायमेंशंस पे हमें फंसाने की कोशिश की जा सकती है और हमें वो क्या क्या चीजें करनी चाहिए जिनसे हम अपने स्कोर को ऑप्टिमाइज कर सकें, बेहतर बना सकें और अल्टीमेटली प्रीलिम्स के एग्जाम को क्रैक कर सकें। आज का ये सेशन स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पर इसी के साथ डील करेगा और यहाँ पे हमारा जो मेन मुद्दा रहने वाला है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एग्जाम्पल दे के मैं चंदन शर्मा आपको ये समझाऊंगा कि किस प्रकार से यूपीएससी एक क्वेश्चन में एस्पिरेंट से क्या एक्सपेक्ट करती है, क्वेश्चन में वो कौन सी डायमेंशंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए। और अगर ये डायमेंशंस हमें पता है, हम चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हो, एनसीईआरटीज, हमारी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, न्यूज़पेपर्स या फिर करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन, जब हमारा ध्यान उन इंपॉर्टेंट डायमेंशंस की तरफ जाएगा तब हम उन्हीं चीजों को करते हुए, इंपॉर्टेंट डायमेंशंस को कवर करते हुए अपने टाइम की सेविंग कर सकते हैं, सही डायरेक्शन में जा सकते हैं और अल्टीमेटली एक बड़ा एम अचीव कर सकते हैं। और विद्वानों ने कहा है कि छोटे छोटे स्टेप्स सही डायरेक्शन में लेने ज्यादा जरूरी हैं इन कंपैरिजन टू अ वेरी बिग लीप इन द रॉन्ग डायरेक्शन। गलत दिशा में एक बहुत बड़ा कदम गड़बड़ कर सकता है, जबकि छोटे छोटे स्टेप्स सही डायरेक्शन में अगर आप लेते रहें तो वो आपको अपने अल्टीमेट गोल तक पहुंचा देगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेगुलरली करना, ये छोटे छोटे स्टेप्स लेना ही है, रादर देन एक बहुत बड़ी किताब आप पकड़ ले। खासकर ये बिगिनर्स के लिए मैं बता रहा हूं कि अगर बहुत बड़ी किताब आप पकड़ लेंगे विदाउट नोइंग कि यूपीएससी पूछेगी क्या, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ग्रेजुअल नॉलेज अगर होगी, समझ होगी, तो आप एक बड़ी किताब का फायदा ले पाएंगे। या छोटी किताब से भी वो सब कुछ निचोड़ निकाल लेंगे जो किसी मोटी किताब में, बहुत पॉपुलर किताब में हो, और अपना टाइम भी सेव कर पाएंगे। तो आज इस सेशन को अब स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सबसे पहले कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेफर करना क्यों चाहिए। राइट, तो देखो, चाहे कोई भी टेस्ट सीरीज हो, मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। स्टडी IQ की भी टेस्ट सीरीज है, हमारे SIP प्लस प्रोग्राम में वहां पे भी टेस्ट सीरीज जो है डेली हम 50 MCQs का टेस्ट लेते हैं। हमारे फाउंडेशन बैच में भी हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके MCQs की प्रैक्टिस होते रहे। राइट, लेकिन यूपीएससी एक साक्षात रूप में जो अपना प्रमाण देती है, जो आपसे सवाल पूछती है, वो चीज हमें पता लगती है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। और जो अच्छी टेस्ट सीरीज होती हैं वो इन्हीं क्वेश्चंस को रेफर करते हुए अपना एक बेंचमार्क बनाती हैं और उसी तरह की कंडीशंस को आपके सामने प्रस्तुत करती हैं। तो दरअसल यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से, उनको समझने से, उनके बारे में जानने से एक तरीके से आपको साक्षात दर्शन होते हैं यूपीएससी के, बिफोर इवन एक्चुअली फेसिंग द एग्जाम। एग्जाम में जाने से पहले आपको ज्ञान होता है कि हमसे पूछा क्या जा सकता है। उरी अटैक तो आपको याद होगा, राइट? तो उरी मूवी में भी हमने देखा था, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी टू रिटेलिएट, टू टेक रिवेंज, उस टाइम पर उस स्ट्राइक से पहले बहुत बार प्रैक्टिस की गई थी, उसी कंडीशंस को रिक्रिएट किया गया था और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया गया था जिसमें जीत मिली थी। तो इसलिए साक्षात दर्शन हमें मिलते हैं। और जैसा मैंने बताया कि एक टॉपिक के क्या क्या डायमेंशंस आ सकते हैं उसके बारे में हमें पता लगता है, एक टॉपिक को कितनी वेटेज देनी चाहिए। आप मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं, मॉडर्न इंडिया में एक बहुत ही स्वराजिस्ट जैसा चैप्टर को आप पूरा का पूरा टाइम लगा दो और फ्रीडम स्ट्रगल को इग्नोर कर दो, होम रूल लीग को इग्नोर कर दो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को इग्नोर कर दो, ये कहीं की समझदारी नहीं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने से एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बाकियों से कितना इंपॉर्टेंट है हमें यह पता लगता है, उस एक सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं वो पता लगते हैं, और इन आखिरी कुछ महीनों में इनके हिसाब से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम अपने समय को बेहतर यूटिलाइज कर सकेंगे। इसी के साथ कई क्वेश्चंस में हम देखते हैं कि कुछ ट्रैप्स होते हैं, आपको फंसाने की कोशिश की जाती है। रादर देन क्रिएटिंग अ मिस्टेक, क्रिएटिंग अ ब्लंडर एट द टाइम ऑफ एग्जाम, ये जरूरी है कि इन ट्रैप्स के बारे में आपको बेहतर जानकारी पहले से ही हो, ताकि एक्चुअल टाइम पे, एग्जाम के एक्चुअल समय पे आप इन ट्रैप से बच सकें। तो ये बातें समझाते हुए अब हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर पास्ट 5 साल का एक बार ट्रेंड देख लेते हैं कि यूपीएससी में क्या रहा है। ये ट्रेंड 5 साल का इसलिए हम देख रहे हैं क्योंकि देखो
2014 तक सी सैट के मार्क्स यूपीएससी में जुड़ते थे। इसलिए जनरल स्टडीज का जिस तरीके से सवाल पूछे जाते थे, जिस तरीके का पेपर था, वो थोड़ा अलग था 2015 से। 2014 से इस तरह से था। 2015, 2016 यहां पे जीएस रिलेटिवली काफी आसान था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते थे। 2017 में यूपीएससी ने अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ाया और 2018 में जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं 18 से लेकर 2022 तक, इनका पैटर्न थोड़ा सिमिलर देखने को मिल रहा है। तो इसलिए हम 5 साल के इन एग्जाम्स को रेफर करते हैं। अगर आप में देखेंगे इनका पैटर्न, तो यहां पे 2018 ऑनवर्ड्स आप देख सकते हैं कि 2018 में हिस्ट्री की बहुत बड़ी डोमिनेंस रही थी। 2019 में जो सबसे ज्यादा डोमिनेंस थी वो थी करंट अफेयर्स की। 2020 में हिस्ट्री और करंट अफेयर्स दोनों ने डोमिनेट किया था। 2021 में करंट अफेयर्स अगेन, हिस्ट्री वाज द सेकंड वन, और 2022 में करंट अफेयर्स ने लगभग अपना लेवल बना के रखा और इसी के साथ कुछ उभरते हुए सितारे यहां पे आए जो थे इकोनॉमी, एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और यहां पे जो हमने एनालिसिस किया है, इसमें जो करंट अफेयर्स का पार्ट है, इसमें हमने सिर्फ आईआर को जोड़ा है। अगर इन करंट अफेयर्स में से इकोनॉमी, एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम सेपरेट रखें तो इस वजह से इनका ये नंबर बढ़ा था। और यहां पे भी जो करंट अफेयर्स के ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए वो इन 3 कंपोनेंट से पूछे गए, इकोनॉमी, एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। करंट अफेयर्स के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर डोमेन्स। करंट अफेयर्स जो इन चीजों के साथ रिलेटेड हैं, साइंस, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, वो आपके लिए करने भी ज्यादा जरूरी है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिसकी मदद से लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जाम में पूछा क्या जाता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की एक एग्जांपल लेते हैं। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। सबसे रीसेंट प्रीलिम्स जो है उसके कुछ क्वेश्चंस को एनालाइज करके हम समझने की कोशिश करते हैं कि यूपीएससी चाहती क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। आप चाहें तो कमेंट में इसका आंसर बता सकते हैं, क्वेश्चन 1, और इसका क्या आंसर होगा। लेकिन उससे ज्यादा हमारे लिए यह जरूरी है कि इसमें हम पर्पस समझें इस क्वेश्चन का। तो यहां पे देखो बी सेल्स और टी सेल्स, और अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो यहां से ये जो सवाल बन रहा है, ये सवाल बन रहा है कि एक पर्टिकुलर चीज का फंक्शन क्या है। और देखने में ये स्टैटिक लग रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि 2020 और 21 के साथ कोविड से पूरी दुनिया ग्रस्त थी। इन्फेक्शंस, पैथोजेंस, इम्यून सिस्टम, इम्यून रिस्पॉन्स, ये सारी चीजें, इनसे रिलेटेड कई रिसर्च, कई स्टडीज होती जा रही थी। अखबार में आए दिन न्यू आर्टिकल्स आ रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन हो या द हिंदू का कोई साइंस का सेक्शन, वहां पे ये सारी चीजें समझाई जा रही थी। तो वो करंट के कॉन्टेक्स्ट से एक स्टैटिक सवाल पूछ लिया गया। ये सवाल किसी रीसेंट स्टडी के ऊपर नहीं है, एक बेसिक फैक्ट के ऊपर है कि आपने इतनी चीजें पढ़ी हैं, बी सेल, टी सेल के बारे में पढ़ा है, इनका रोल तो पता होना चाहिए एस्पिरेंट को। तो जो सबसे पहली डायमेंशन आप साइंस से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन के बारे में जाननी आपको चाहिए, वो है कि उसका पर्पस क्या है, उसका फंक्शन क्या है, वो हमारी बॉडी में कोई भी चीज है वो करती क्या है। और अगर आप ऑप्शंस को यहां पे देखेंगे तो काफी ऑप्शंस को, बी और सी को हम एलिमिनेट भी यहां पे कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन ए और ऑप्शन डी यहां पे क्लोज ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन को हमें देख के पता लग रहा है, एक तो फंक्शन के बारे में पूछा जाता है, दूसरा यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन को डिफिकल्ट करने के लिए 2 ऑप्शंस को क्लोज दिखा दिया जाता है। पहली ऑप्शन कह रही है दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम एनवायरमेंटल एलर्जेंस, और डी कह रही है दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज कॉज्ड बाय पैथोजेंस। देखने में सिमिलर है। तो यहां पे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी टेस्ट की जा रही है कि क्या कैंडिडेट को पैथोजेंस और एलर्जेंस में डिफरेंस पता है। पैथोजेंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जबकि एलर्जेंस पार्टिकल्स हो सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं जनरली। पोलन्स हो सकते हैं, जो फूल पौधों में से, फूलों की जो एक तरह से उनके बीज होते हैं वो हवा में उड़ते हैं, स्प्रिंग सीजन के टाइम पे काफी मिलते हैं। डस्ट हो सकती है। लेकिन पैथोजेंस में वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारी चीजें, बैक्टीरिया एक्सेट्रा, ये सब चीजें आती हैं। और बी सेल्स और टी सेल्स का जो काम होता है वो इन पैथोजेंस द्वारा डिजीज कॉजिंग जो वो केमिकल रिलीज करते हैं उसके साथ डील करना होता है। तो यहां पे आपको ये डायमेंशंस पता होनी चाहिए। बहुत से लोगों ने इसका आंसर शायद ठीक ही बताया होगा। इसका आंसर डी है। और यहां से आई होप आपको समझ आ गया कि फंक्शन, कोई भी चीज आप पढ़ोगे न्यूज़पेपर में या अपनी मंथली करंट अफेयर की कंपाइलेशन से, फंक्शंस के ऊपर खास ध्यान देना, राइट। सो दिस फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लर्निंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एलर्जन बेसिकली एक सब्सटेंस है जो मैंने बताया, और इसके साथ डील करने के लिए बॉडी
एंटीबॉडी आईजीई रिलीज करती है। ये एक एडिशनल फैक्ट है, आप चाहें तो याद कर सकते हैं, लेकिन हमारा मेन पर्पस रहेगा कि ये समझना कि डायमेंशंस कौन सी इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी साइंस के साथ रिलेटेड है। साइंस करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। करंट अफेयर्स पे अच्छी ग्रिप बनाने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। यहां पे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और इनको आपने बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। अब देखिए, देखने में कई लोगों को लगेगा कि ये नैनो पार्टिकल्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया, डिफिकल्ट क्वेश्चन, ओ माय गॉड। लेकिन अगर आप ध्यान से स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे तो ये बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। पहली स्टेटमेंट कह रही है, अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमंस नैनो पार्टिकल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। यहां पे ये हमें पता लग रहा है कि जब यूपीएससी के सवाल हमने करने हैं तो कॉमन सेंस की भी एप्लीकेशन करनी है। नैनो पार्टिकल्स ऑब्वियसली ह्यूमन से भी क्रिएट होंगे। पहली ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देंगे। जब पहली ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो हमारी दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगी और यहां से हमें पता लग रहा है कि थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट होनी ही चाहिए। तो यहां प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये भी चीजें पता लग रही हैं कि एलिमिनेशन की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हो सकता है बहुत से बच्चों को थर्ड स्टेटमेंट के बारे में ना पता हो कि नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम कमर्शियल प्रोडक्ट्स व्हिच एंटर द एनवायरनमेंट आर अनसेफ फॉर ह्यूमंस। वैसे तो ये भी बहुत ऑब्वियस है और यहां से पता भी लग रहा है कि थर्ड तो करेक्ट है ही। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है, नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम मेटालिक ऑक्साइड्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सम कॉस्मेटिक्स, और इस वजह से ये आए दिन न्यूज में रहता है। तो यहां पे नैनो पार्टिकल्स का अगेन क्या पूछा जा रहा है, फंक्शंस, कि नैनो पार्टिकल्स एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन वो नुकसान क्यों पहुंचाते हैं, वो एनवायरनमेंट में आते कैसे हैं, ह्यूमंस की वजह से। ह्यूमंस कहां पे यूज करते हैं, कॉस्मेटिक्स में। तो यहां पे अगेन आप दूसरे क्वेश्चन में भी यही चीज देख रहे हैं कि नैनो पार्टिकल्स के फंक्शन के बारे में ये सवाल था और कॉमन सेंस की मदद से बहुत आसानी से किया जा सकता था, राइट। सो दिस वॉज इजी क्वेश्चन, इजी ऑप्शंस, इजी स्टेटमेंट्स। दो ऑप्शंस में ऐसे कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं की गई और बहुत आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। फंक्शन जरूर पता होना चाहिए। और दूसरी चीज, जब एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो या साइंटिफिक डिस्कवरी से रिलेटेड हो तो उस पर्टिकुलर चीज का इंपैक्ट क्या होगा, बोथ ऑन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट, ये चीज भी पता होनी चाहिए। और अगर सरकार गवर्नेंस का कोई क्वेश्चन हो तो ह्यूमन एनवायरनमेंट के साथ साथ सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो भी एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जो एमसीक्यूज में दरअसल पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन एक और देख के समझने की कोशिश करते हैं और क्या डायमेंशन हो सकती है। तो यहां पे डीएनए बार कोडिंग के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। तीन चीजें दी हुई हैं। पहली कह रही है कि डीएनए बार कोडिंग कैन बी अ टूल टू असेस द एज ऑफ अ प्लांट और एनिमल, डिस्टिंग्विश अमंग स्पीशीज दैट लुक अलाइक, आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल इन प्रोसेस्ड फूड्स। तो दरअसल ये न्यूज डीएनए बार कोडिंग न्यूज में था। इस डीएनए बार कोडिंग का इस्तेमाल करते हुए फ्रॉग की कुछ स्पीशीज को ढूंढा गया था। न्यूज बेसिकली उस फ्रॉग की स्पीशीज थी, लेकिन वो फ्रॉग की स्पीशीज मिली किस तरीके से, डीएनए बार कोडिंग से। तो जहां बाकी सबने, काफी सारे एस्पिरेंट्स ने फ्रॉग की स्पीशीज को रटना शुरू कर दिया होगा, उनका ध्यान शायद डीएनए बार कोडिंग पर नहीं गया। तो आप ये चीज का ध्यान रखें जब भी करंट अफेयर्स पढ़े, चाहे वो कंपाइलेशन से हो चाहे वो न्यूज़पेपर से हो, जब कोई डिस्कवरी आती है उस डिस्कवरी में जो यूज की जाती हैं चीजें या टेक्नोलॉजी, उनका भी बेसिक प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए। एंड यहां पे क्वेश्चन को देख के आई थिंक आप समझ पा रहे हैं कि अगेन फंक्शन को ही पूछा गया है। यहां पे भी फंक्शन को पूछा गया है और यहां पे क्योंकि स्पीशीज को डिफरेंशिएट कर पाए थे तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है। और यहां पे देखो, फंक्शन और यूटिलिटी को पता होना चाहिए और कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी पता होनी चाहिए कि डीएनए बारकोडिंग करती क्या है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है। और आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल इन प्रोसेस्ड फूड्स, क्योंकि ये स्पीशीज को डिफरेंशिएट कर सकती है तो इस वजह से सी फूड के अंदर ये काम भी किया जा सकता है, दैट इट आइडेंटिफाइज अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल इन प्रोसेस्ड फूड। ठीक है, सी फूड में काफी यूज किया जाता है। यहां प्रोसेस्ड फूड में भी अगर कोई इंप्योरिटी आ जाती है और क्योंकि ये स्पीशीज को डिस्टिंग्विश कर सकती है तो यहां पे भी इसकी यूटिलिटी बन जाती है। और इसका काम सिर्फ स्पीशीज को डिफरेंशिएट करना है, इसलिए एजिंग के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पे बहुत से लोगों ने गेसवर्क अगर किया होगा वो इसको भी शायद सही मान गए होंगे, क्योंकि डीएनए के बेसिस पे बहुत से लोग सोच सकते हैं कि वो एज भी निकल सकती है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं था। तो ये थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको पता होनी जरूरी थी, राइट। और अगर आपने ये न्यूज पढ़ी होती कि फ्रॉग्स की स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया है यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, तो वहां से आपको पता लग जाएगा कि डीएनए बारकोडिंग एज के लिए नहीं यूज होती। एज के लिए कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका आंसर जैसा आप देख सकते हैं ऑप्शन डी बनता है। ठीक है, तो यहां पे भी एक और एग्जाम्पल के थ्रू हमने इस चीज को समझा है। एक और सवाल करते हैं और इस सवाल का कॉन्टेक्स्ट भी समझते हैं कि ये पूछा क्यों गया। विद रेफरेंस टू पॉलीथाइलीन टेरेफ्थैलेट द यूज ऑफ विच इज सो वाइड स्प्रेड इन आवर डेली लाइव्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये चीज देख के बहुत से लोग डर गए होंगे, जबकि ये कुछ नहीं है, ये पीईटी है
जो कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हैं, कोका कोला, थम्स अप, लिम्का, फैंटा, वो पेट बॉटल्स उसको कहा जाता है, वो इसी मटेरियल से बनाई जाती हैं, राइट। और इसका यूज वाइड स्प्रेड है, तो एक जनरल अवेयरनेस आप में होनी चाहिए, ठीक है। एंड ये भी बता दूं कि एक इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था, यूज ऑफ प्लास्टिक्स इन इंडिया ग्रोइंग बट नियरली 80% पीईटी, पेट बॉटल्स रिसाइकल्ड। और ये इस आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन बन गया था। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल में था और वहां से एक तरीके से ये क्वेश्चन बन गया था। तो यहां पे जो 4 स्टेटमेंट्स दी हैं, तो देखिए क्या 4 स्टेटमेंट्स क्या बता रही हैं। इट्स फाइबर्स कैन बी ब्लेंडेड विद वूल एंड कॉटन फाइबर्स टू रीइंफोर्स देयर प्रॉपर्टीज। अगेन क्या आ रहा है, यूटिलिटी। फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या हो सकता है पेट बॉटल का। कंटेनर्स मेड ऑफ इट कैन बी यूज्ड टू स्टोर एनी अल्कोहलिक बेवरेज। थर्ड कह रहा है बॉटल्स मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अदर प्रोडक्ट्स। डेफिनेटली अगर जिसको पेट बॉटल, जिसको पेट समझ लग गया, वो पहली को आइडेंटिफाई कर लेगा कि सही है, क्योंकि रिसाइकलिंग में यही चीज की गई थी कि फुटवेयर और गारमेंट्स में इसकी यूज की गई और टेक्सटाइल्स में इसकी यूज की गई बाय यूजिंग इट विद वूल एंड कॉटन फाइबर्स टू स्ट्रेंथन दैट मटेरियल। थर्ड कॉमन सेंस से हो जाएगा। फोर्थ आर्टिकल्स मेड ऑफ इट कैन बी इजीली डिस्पोज्ड ऑफ बाय इंसिनरेशन। इंसिनरेशन का मतलब है आग लगाने से, विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। तो पेट बॉटल से तो अगर उसको जलाओगे तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन तो होगी ही, तो ये गलत हो गया। पहला और चौथा तो देखो, चलो पहला किसी को नहीं भी पता, तीसरा पता है कि सही होना चाहिए, चौथा पता है गलत होना चाहिए, ठीक है। तीसरा सही, चौथा गलत, तो वो कौन सी एलिमिनेट करना शुरू करो। बी हमारा आंसर नहीं होगा, सी हमारा आंसर नहीं होगा, राइट। तो आंसर क्या हो सकता है, या तो ए या डी। तीसरा दोनों में आ रहा है। और सेकंड जो है कंटेनर्स मेड ऑफ इट कैन बी यूज्ड टू स्टोर एनी अल्कोहलिक बेवरेज, तो जब एनी, मेनी, ऑल, एवरीवेयर, ठीक है, ऐसे वर्ड्स आए तो उस पर भी कान खड़े होने चाहिए। तो अगर यहां पे गेसवर्क भी आपको लगाना होता, इस एनी की वजह से आप इस स्टेटमेंट को मान सकते थे कि ये इनकरेक्ट होनी चाहिए। और अगर आपको कॉन्टेक्स्ट पता है न्यूज का, तो वहां से आप पता कर सकते थे कि पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। तो गेसवर्क से भी एक स्मार्ट गेस है, एलिमिनेशन तो आपने ऑलरेडी कर दी, एक स्मार्ट गेस और लगा के आप फाइनली अपने आंसर को मार्क कर सकते थे, जो क्या बनेगा, ऑप्शन ए। इसका आंसर ऑप्शन ए बनेगा, राइट। तो न्यूज़पेपर्स में भी जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं तो ये डायमेंशंस को हमें कवर करने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में 3 हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और हमने करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, राइट। तो ये कह रहा है कि गुजरात के पास सबसे बड़ा सोलर पार्क है, केरला के पास फुली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और गोवा हैज द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो यहां पे देखो, लार्जेस्ट, फुली सोलर पावर्ड, लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर, तो जब भी ये सुपरलेटिव्स आते हैं, बिगेस्ट, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, तो हमेशा ऐसी कोई चीज अगर कवर होती है तो उसमें लोकेशन इंपॉर्टेंट बन जाती है इस तरीके के इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स की। गंगा विलास प्रोजेक्ट को हमने इंडियन एक्सप्रेस के डेली एडिटोरियल एनालिसिस में आपके साथ डिस्कस किया, तो वहां पे हमने देखा कि उसको वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज कहा जा रहा है, जिसकी वजह से उसके रूट की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन सकती है एंड आने वाले प्रीलिम्स में उस पर क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो उसी तरीके से यहां पे भी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। तो लार्जेस्ट सोलर पार्क जो है वो कहां पे है, वो बाड़ला में है, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो पहली स्टेटमेंट यहां पे गलत। केरला, यहां पे कोची में इनके पास एक्चुअली ये चीज है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट। और लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट जो है वो गोवा में नहीं बल्कि तेलंगाना में बेसिकली है, ठीक है। तेलंगाना में देयर इज अ प्लेस, रामागुंडम नाम से एक जगह है, वहां पे ये सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट है। तो यहां पे इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है, अगर आपको लोकेशंस पता है इंपॉर्टेंट जगहों की, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर सकते थे, राइट। तो इसलिए मैप्स, लोकेशंस, ये एक और डायमेंशन बन जाती है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन साइंस और इकोनॉमी के साथ आपस में इंटरकनेक्टेड है। साइंस क्योंकि रीन्यूएबल एनर्जी की टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, एनवायरमेंट भी इसमें आ गया, राइट। और इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से एनर्जी आपके GS3 में इकोनॉमी के अंदर हम डिस्कस करते हैं, कवर करते हैं। तो यहां से आप इस चीज को भी समझ सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हम जानते हैं, आंसर बी है। अब एक और चीज देखिए, ये आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ये 3 स्टेटमेंट्स आए दिन न्यूज में रहती हैं, आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट्स और इनसे होने वाली चीजों के बारे में क्वेश्चन है। और ध्यान से देखें तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, इनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपको है, जो आप स्टैटिक पार्ट में पढ़ते हैं इकोनॉमी के, तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो सकता था। ये कह रहा है कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड टू कैपिटल फ्लाइट, यानी कि अगर यूएस फेडरल रिजर्व यानी कि यूएसए का एक तरह का रिजर्व बैंक
अगर वो एक मॉनेटरी पॉलिसी टाइट रखे, जिसका मतलब इंटरेस्ट रेट्स को ज्यादा रखे, तो कैपिटल फ्लाइट होगी। कैपिटल फ्लाइट का मतलब हमारे इंडिया से यूएस में का जो पैसा यहां पे निवेश हो रखा है वो निकाल के वापस यूएस में ले जाएंगे। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कैपिटल फ्लाइट की वजह से इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है फर्म्स विद एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, उनके लिए कैपिटल फ्लाइट की वजह से ये इंटरेस्ट महंगा हो जाएगा। और थर्ड कह रहे हैं कि डीवैल्यूएशन से, डोमेस्टिक करेंसी को डीवैल्यू अगर हम करेंगे तो करेंसी का जो रिस्क है, करेंसी रिस्क जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के साथ एसोसिएटेड होता है, उसको कम किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन की मदद से हम इस स्टेटमेंट्स में छिपी हुई डायमेंशंस को अगर हम निकालें तो हमें यहां पे पता लग रहा है कि हमें प्रोसेसेस पता होने चाहिए। इकोनॉमी में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन से हम समझ सकते हैं। जैसे कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अगर होगी, जिसका मतलब है इंटरेस्ट रेट्स हाई होंगे, डेफिनेटली होंगे। अगर हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं, हम सब जानते हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इन्हें लाया जाता है, तो उसका पर्पस ये होता है कि मार्केट में फैला हुआ पैसा खींचना चाहती है सरकार। यूएस के फेडरल रिजर्व में अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाते हैं तो बेसिकली वो डॉलर को खींचेगी, और इंडिया के केस में क्या होगा कि लोअर फ्लो ऑफ मनी होगा, और यहां पे मनी क्या है, डॉलर है। डॉलर अगर कम हो गया हमारी मार्केट में तो जो चीज कम होती है उसका मूल्य उतना बढ़ जाता है। सोना इतनी आसानी से नहीं मिलता, लेकिन कॉपर मिल जाता है, इसलिए सोना महंगा है। यूपीएससी की सीट्स कम हैं, इसलिए उसकी वैल्यू है। तो डॉलर को क्योंकि खींच लिया गया टाइट मॉनेटरी पॉलिसी से, तो वहां पे डॉलर के मुकाबले रूपी ज्यादा सर्कुलेशन में है, रूपी की वैल्यू कम हो जाएगी। वैल्यू कम का मतलब डेप्रिसिएशन होगी, और अगर डेप्रिसिएशन होती है, हम सब जानते हैं कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग फॉरेन करेंसी में डोमिनेटेड होती है, फॉरेन करेंसी डोमिनेशन में ली जाती है। तो अगर रूपी की वैल्यू गिर गई तो नुकसान होगा। सो डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ये करेंसी रिस्क डिक्रीज नहीं करेगी बल्कि इंक्रीज कर देगी। तो थर्ड स्टेटमेंट हो जाती है हमारी गलत, पहली स्टेटमेंट हो जाती है करेक्ट, और सेकंड स्टेटमेंट कैपिटल फ्लाइट से इंटरेस्ट कॉस्ट महंगी हो जाएगी फॉर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ये भी ट्रू है। क्योंकि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग एक तो डीवैल्यूएशन हो रही है, डीवैल्यूएशन से हमारे लोकल लोगों को ज्यादा रुपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू डॉलर टू परचेज, और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में वैसे भी जब डॉलर को पता है कि फेडरल में अपना पैसा जमा करके मैं ज्यादा मुनाफा ले सकता हूं, तो उसका इंपैक्ट ईसीबी पर भी पड़ेगा। तो यहां पे इकोनॉमी में कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशंस अगर हम जानते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर जैसे कि हमने डिस्कस किया ऑप्शन ए है। इसी तरीके से अगर हम इकोनॉमी में देखें कि और किन चीजों पे सवाल बनते हैं, तो इंपॉर्टेंट बॉडीज, ठीक है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं, और जो हमारी डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फाइनेंसेस के साथ डील करती हैं, जैसे कि आरबीआई, बैंक बोर्ड्स ब्यूरो, ये भी न्यूज में रहती हैं। तो इनके स्टैटिक पार्ट्स हमें पता होने चाहिए। इन स्टेटमेंट से इनकी डायमेंशंस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। बैंक बोर्ड्स ब्यूरो के कॉन्टेक्स्ट में कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। पहली स्टेटमेंट कह रही है दैट गवर्नर ऑफ आरबीआई इज चेयरमैन ऑफ बीबीबी, यानी कि कोई बॉडी अगर न्यूज में है, आपको सबसे पहली चीज देखनी है कि उस बॉडी को हेड कौन कर रहा है। दूसरी चीज कह रहा है कि बीबीबी रिकमेंड्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ हेड्स फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, और तीसरा कह रहा है बीबीबी हेल्प्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन डेवलपिंग स्ट्रेटजीज एंड कैपिटल रेजिंग प्लान। ये दोनों चीजें बीबीबी के फंक्शन के साथ, अगेन पर्पस, कोई चीज है उसको बनाया क्यों गया है, उसके पर्पस के साथ कनेक्टेड है। तो बैंक बोर्ड्स ब्यूरो का काम है कि पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को प्रॉपरली काम करवाना और वो उनकी रोबस्ट ग्रोथ उनसे करवाना। इसी वजह से ये रिकमेंड इसके करेगा हेड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, एंड सेकेंडली इट विल आल्सो हेल्प पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन डेवलपिंग स्ट्रेटजीज एंड कैपिटल रेजिंग प्लान्स, क्योंकि इसका काम ही ये है। तो अगर इसका पर्पस क्लियर है, हो सकता है आपके पर्पस जो आपने पढ़ा होगा उसकी लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, लेकिन अगर उसकी समझ है तो ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाएंगी। और हेड आप अगर ढूंढेंगे, हेड अगर आपने पढ़ा होगा, तो हेड ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आरबीआई गवर्नर को ही बैंक बोर्ड्स ब्यूरो का चेयरमैन होना पड़ेगा, राइट। तो पहली स्टेटमेंट यहां पे आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये गलत है, सेकंड और थर्ड करेक्ट है। तो आंसर यहां पे हमारा बी बन गया। आई होप आप डायमेंशन समझ पा रहे हैं। इसी के साथ साथ कुछ चीजें मैं और बता दूं कि आपको यह भी अगर पता हो कि वो बॉडी जो न्यूज में है वो स्टैट्यूटरी है, राइट, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ये चीजें भी अगर पता हो तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में एडेड एडवांटेज मिलेगी। और इसी तरह की चीजें यूपीएससी 2023 में आपसे डेफिनेटली पूछेगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगेन ये भी इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल में इस चीज को कवर किया गया था। यहां पे पूछा गया कि ग्रीन वॉशिंग क्या बन गई, इंपॉर्टेंट टर्म इन न्यूज। अब इंपॉर्टेंट टर्म इन न्यूज अगर आ गई है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये टर्म का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है इस टर्म के पीछे।
उसके बाद ये किस उद्देश्य के साथ एसोसिएटेड है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका इंपैक्ट क्या होगा सोसाइटी के ऊपर, एनवायरमेंट के ऊपर, या जिस भी फील्ड के साथ वो रिलेटेड है उसके ऊपर। अगर इकोनॉमी के साथ रिलेटेड है, इकोनॉमी पे उस टर्म का क्या इंपैक्ट होगा, तो उसका असर क्या पड़ेगा, उसके साथ कौन से चैलेंजेस एसोसिएटेड हैं और उन चैलेंजेस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर टर्म को कॉम्प्रिहेंसिवली आप अगर कवर करेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ग्रीन वॉशिंग ये न्यूज में थी, तो बेसिकली अगर इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो हम ए ऑप्शन को यहां पे करेक्ट मार्क कर देंगे, दैट कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन दैट अ कंपनीज प्रोडक्ट्स आर इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंटली साउंड, दैट रेफर्स टू ग्रीन वॉशिंग। इस टर्म का इजाद जो हुआ था, इस टर्म का जो ओरिजिन हुआ, वो ब्रेन वॉशिंग के साथ लिंक्ड है, राइट। ग्रीन वॉशिंग एंड ब्रेन वॉशिंग, ब्रेन वॉशिंग का होता है एक तरह से मैनिपुलेट करके धोखा देना, तो ग्रीन वॉशिंग में क्या हो रहा है कि कंपनीज ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही है कि उसके प्रोडक्ट्स इको फ्रेंडली हैं पर है नहीं। तो यहां पे ग्रीन प्रोडक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में ब्रेन वॉशिंग हो रही है, ग्रीन प्रोडक्ट्स एंड ब्रेन वॉशिंग को जोड़ दिया तो ग्रीन वॉशिंग बन गया, राइट। तो यहां से हमने इंपॉर्टेंट डायमेंशन समझ ली। एक और चीज, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपसे, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस देखे, इकोनॉमी के देखे, और अब एनवायरमेंट का देख रहे हैं, राइट। तो अभी ग्रीन वॉशिंग एनवायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में था और इन सेक्शन से काफी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर ये भी न्यूज में था, ये मॉनिटर करता है एमिशन रिडक्शन प्लेजेस को, ठीक है। ये इसने इसका पर्पस यहीं पे बता दिया। अब ये है क्या, पर्पस बता दिया, बट व्हाट एक्चुअली इट इज ये पूछा हुआ है। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी में दोनों चीजें आएंगी कि ये है क्या, ये करेगा क्या, क्या प्रॉब्लम्स है, सोल्यूशन क्या है, राइट। तो ये सारी चीजें क्या इंपैक्ट करेगा, ये सारी चीजें जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखी, दोबारा हम इस क्वेश्चन में समझ पा रहे हैं कि इसी तरीके से हमने करना है। तो ये अगर आप इसमें न्यूज को पढ़ेंगे, आपने आर्टिकल पढ़ रखा होगा, तो बेसिकली क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर ये डेटाबेस है, एक कोलिशन ने बनाया है। कोलिशन मतलब एक संगठन है, अलग अलग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस आपस में इकट्ठा हुई और उन्होंने एक डेटाबेस बनाया टू ट्रैक द क्लाइमेट प्लेजेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। और ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि जब इन्होंने ट्रैक करने की कोशिश की तो इन्होंने पाया कि बहुत सारे कंट्रीज की प्लेजेस मीट अगर हो भी जाएंगी तब भी 2.4 डिग्री सेल्सियस से हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, अ बिग कॉज ऑफ कंसर्न। दैट इज व्हाई इट वाज इन न्यूज, इट वाज कवर्ड इन वेरियस एडिटोरियल्स ऑफ डिफरेंट न्यूज़पेपर्स इंक्लूडिंग इंडियन एक्सप्रेस, एंड क्वेश्चन बन गया। और रेगुलर जो रहते हैं वो बहुत आसानी से इसको सॉल्व भी कर पाए होंगे। आंसर इसका ऑप्शन ए है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे इसको और एनालाइज करेंगे कि क्या चीजें पूछती है यूपीएससी। तो टी बोर्ड के ऊपर ये न्यूज में था, टी बोर्ड, ठीक है, ये न्यूज भी इंडियन एक्सप्रेस में आ रखी थी। अब टी बोर्ड के कॉन्टेक्स्ट में 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और इन 4 स्टेटमेंट्स की मदद से हम देखेंगे कि पूछा क्या गया है। तो सबसे पहले टाइप ऑफ बॉडी पूछा गया है कि स्टैट्यूटरी है, एग्जीक्यूटिव है या क्या है। स्टैट्यूटरी मतलब पार्लियामेंट्री एक्ट से बनी हो, तो ये तो करेक्ट है। जब भी कोई बॉडी पढ़ो हमेशा ये चेक करो कि कौन से पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू उसको बनाया गया है, राइट। तो स्टैट्यूटरी बॉडी तो है। किस मिनिस्ट्री के अंदर वो बॉडी आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, नो। टी एक कमर्शियल प्रोडक्ट है, कॉफी भी कमर्शियल प्रोडक्ट है। एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर के अंडर वो प्रोडक्ट्स आएंगे जो लोगों के मतलब बिल्कुल गरीबों के उत्थान के लिए जो चीजें यूज होती हो, रोटी के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चर फार्मर्स की वेलफेयर के लिए। लेकिन टी और कॉफी थोड़ा लग्जरी प्रोडक्ट्स माने जाते हैं, सो दैट इज व्हाई दे आर कमर्शियल इन नेचर एंड दैट इज व्हाई ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर नहीं, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर आनी चाहिए। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई। तो अगर आपने ये न्यूज पढ़ी, आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस इसी तरीके से बनाने हैं कि टी बोर्ड किस मिनिस्ट्री के अंडर आएगी, इसका हेड ऑफिस कहां पे है, इन्होंने कहा है बेंगलुरु। अब हम सब जानते हैं कि दार्जिलिंग टी बड़ी फेमस है, बड़ी रिस्पेक्ट होती है इसकी। दार्जिलिंग कहां है, वेस्ट बंगाल में। तो इसका जो हेडक्वार्टर होना चाहिए वो बंगाल के किसी इंपॉर्टेंट शहर में होना चाहिए, और बंगाल में कोलकाता इज एन इंपॉर्टेंट सिटी, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है, तो ये कोलकाता होना चाहिए। अब मान लो फोर्थ स्टेटमेंट आपको नहीं मालूम, ठीक है, आपको ये पता है और ये पता है, 1 और 3 पता है, ठीक है, और मिनिस्ट्री भी आप श्योर नहीं है, लेकिन ये पता है स्टैट्यूटरी बॉडी तो है ही। तो सबसे पहले जिसमें 1 नहीं आ रहा उसको हटा दो, राइट। 3 और 4 में से कोई एक चीज सही है। तो अगर आपको पता है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे, इंडिया में, तो ऑफशोर इंपॉर्टेंट लोकेशंस इसकी नहीं भी पता, तब भी एक स्मार्ट गेस को यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन इसकी ए, इसका आंसर ऑप्शन ए बनेगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। जो ओह नो, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर नहीं बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। थर्ड को हमने गलत प्रूव किया है, जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन डी ही बनेगा, ठीक है। दैट्स माय फॉल्ट, आई अपोलोजाइज। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ही बनेगा। भले ही हमें नहीं पता कि 4
सही है या गलत, लेकिन थर्ड का हमें पता है कि थर्ड तो गलत है ही, तो हम इसको भी एलिमिनेट कर देंगे और करेक्ट आंसर पे आगे। तो इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके, टेस्ट सीरीज की भी प्रैक्टिस इसी तरीके से हो सकती है, इनकी प्रैक्टिस करके हम जान सकते हैं कि कौन सी डायमेंशंस इंपॉर्टेंट है, उन डायमेंशंस में से क्या एक्सट्रैक्ट करना है, और किस तरीके से एमसीक्यूज को सॉल्व करते टाइम हम अपने माइंड को कैसे अप्लाई करें टू एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शंस एंड रीच द करेक्ट आंसर। मेनी अ टाइम्स इट विल हैपन, ऐसा होगा कि सवाल को देखकर आप सही जवाब ना ढूंढ पाए, ना समझ पाए, लेकिन हमने सवाल के आंसर को डिड्यूस करना है, आपके सामने ही है, इन्हीं 4 ऑप्शन में से कोई आंसर है। अगर सही तरीके से प्रैक्टिस करोगे, रेगुलर एनालिसिस करोगे, तो इस तरीके में, इस चीज में आप काफी अच्छी ग्रिप कर पाओगे, अच्छी ग्रिप बन पाएगी। सो ये सारी चीजों को हम हमारे SIP प्लस प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं, जिसकी क्लासेस 14 जनवरी से स्टार्ट हो रही हैं। इसमें 6,000 रुपीज में आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं इफ यू यूज द कूपन कोड CS Live। और जिस तरीके से हमने आपको दिखाया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि यूपीएससी हमसे पूछेगी क्या, उसकी मदद से एक बहुत वास्ट सिलेबस को हम कंडेंस कर सकते हैं। उस बहुत वास्ट सिलेबस में से हम वो डायमेंशंस निकालेंगे जो एग्जाम रेलिवेंट है। इस कोर्स में मिलने वाली होम डिलीवर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स भी, उसमें भी वही डायमेंशंस कवर्ड रहेंगी जो पूछे जाने की, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, जो इस कोर्स में आपको साथ में मिलेंगी। इस कोर्स का भरपूर फायदा लीजिए, इसमें एनरोल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिंक्स डेफिनेटली मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो डेली टेस्ट होंगे 50 MCQs के हर रोज, उनकी प्रैक्टिस करने से आपके माइंड की ट्रेनिंग होगी कि अगर मुझे सवाल नहीं भी आता फिर भी मैं उसको कैसे सॉल्व करूं, कैसे एलिमिनेशन करूं। ये सारी प्रैक्टिस आप इस कोर्स की मदद से कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड कोर्स। और अगर आपने पिछले साल अगर पूरी मेहनत की भी है, इस टाइम पे अगर आप अपनी एनर्जी को, अपनी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन में चैनलाइज नहीं करते, प्रॉब्लम हो सकती है। इस कोर्स की मदद से सही डायरेक्शन आपको डेफिनेटली मिलेगी। सो यू शुड डेफिनेटली चेक आउट दिस कोर्स। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ ये बता दूं कि जो बिगिनर्स हैं उनको काफी दिक्कत आती है, दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड कि जब वो चीजें पढ़ रहे हैं किस पे ज्यादा ध्यान दें, किस पे कम दें, कौन सी चीज रेलिवेंट है, कौन सी इररेलिवेंट है, प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से आज हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे, ट्रेंड्स के बेसिस पे हमने एक तरीके से समझाया कि हमें क्या एक्सट्रैक्ट करना चाहिए, फाउंडेशन बैच में ये आदत आपको शुरुआत से ही दी जाती है। तभी हम कहते हैं कि बॉटम अप अप्रोच को फॉलो किया जाता है, जो आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से शुरू होता है, उसमें स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स की एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड की जाती है, एंड टॉप पे करंट अफेयर्स की सही नॉलेज, सही डायमेंशन प्रोवाइड की जाती है, जिससे एक होलिस्टिक तरीके से आपकी प्रिपरेशन होती है। शुरुआत से ही इसकी आदत डालेंगे तो आगे चलकर जब प्री से पहले रिवीजन का टाइम आएगा आपको बहुत फायदा रहेगा। इसकी भी क्लासेस 20 जनवरी से स्टार्ट हो रही हैं। ये मॉर्निंग बैच रहेगा, जबकि SIP प्लस बैच हमारा इवनिंग बैच रहेगा। दिस विल बी अ मॉर्निंग बैच। इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। CS Live कोड यूज करने पर आपको हैवी डिस्काउंट इस पे मिलेगा। ये वैसे तो 24-25 हजार का कोर्स है, लेकिन CS Live कोड यूज करने से, ये प्रोमो कोड है, इससे आप 19,000 में इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। सो लिंक्स में, डिस्क्रिप्शन जो लिंक्स में मिल जाएंगे आपको, वहां पे इनको जरूर चेकआउट कीजिए और एक सही तरीके से आगे बढ़ने के लिए छोटे छोटे कदम लीजिए सही डायरेक्शन में, रादर देन टेकिंग अ बिग लीप इन रॉन्ग डायरेक्शन। सो टेक केयर, अपनी रिवीजन करते रहिए। गुड लक फॉर योर एग्जाम, एंड जो एनरोल कर रहे हैं, सी यू सून इन द क्लासेस। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।